तो आपको मैंने जो पीडीएफ भेजा था आप लोगों ने और वीडियो जो भेजा था पैरेलल अकाउंटिंग का, आप लोगों ने कर लिया? तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको बिजनेस पार्टनर एंड मास्टर डेटा, और कस्टमर मास्टर डेटा और वेंडर मास्टर डेटा। आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये पढ़ा, इसका मतलब अगर एसएपी में कभी भी कस्टमर को क्रिएट किया जाएगा, कभी भी वेंडर को क्रिएट किया जाएगा, तो यहीं से डेटा होता है जिसका टी कोड होता है बीपी, यानी बिजनेस पार्टनर। पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले हम बिजनेस पार्टनर को कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर कस्टमर मास्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर वेंडर को कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद जो इसके बेस पे जो भी डेटा क्रिएट होगा वो हमारे कुछ टेबल्स में सेव होता है। यानी अगर कभी भी कोई वेंडर आता है हमारे पास और एसएपी में इंटर करेगा, उसकी एंट्री होगी, इसका मतलब वो बीपी के थ्रू होगी। बिजनेस पार्टनर एक टी कोड है, यानी बीपी टी कोड है, उसके बेस पे ही होगी। और जब भी कस्टमर होगा तो यहीं से, तो उसके कुछ टेबल्स है जो हमेशा वही यूज होते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। तो पहले क्या होता था, ईसीसी में ना मल्टीपल टी कोड्स के बेस पे ही बीपी बिजनेस पार्टनर को ही कॉन्फ़िगर किया जाता था। चाहे एफआई के कस्टमर को करना हो, एसडी के कस्टमर को करना हो, सेंट्राइज करना हो, वेंडर के लिए हो या मटेरियल के लिए हो, किसी के लिए भी, सबके लिए अलग अलग होता था। बट अब क्या हुआ है एस4 हाना में, अब इसका यूज नॉर्मल हम बीपी के थ्रू करते हैं। एक टी कोड है जिसके थ्रू हम बिजनेस पार्टनर को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अब इतने टी कोड की जरूरत नहीं, बट अब आप काम कर सकते हैं, जब इंटरव्यू होगा तो कुछ टी कोड आप यूज मतलब याद रखिएगा कि ये टी कोड्स थे पहले, बट अब नॉर्मली हम यूज करते हैं बीपी अपने वेंडर के लिए और कस्टमर मास्टर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जब भी हम बीपी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो कस्टमर क्रिएट होता है और वेंडर क्रिएट होता है, उनके तीन हमारे पास टेबल है। जो बिजनेस पार्टनर रिलेटेड डेटा होता है बीयू ट्रिपल जीरो में डेटा जाता है, कस्टमर का जो डेटा होता है KNA1 में जाता है, और वेंडर का जो डेटा और सप्लायर का जो डेटा होता है हमारा LFA1 में होता है, जो SE16N के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाते हैं यहाँ से। और कोई आया क्या भाई? SE16N BUT000, क्या हुआ? बीपी जनरल डेटा, यानी बीपी रिलेटेड जो भी डेटा, बिजनेस रिलेटेड जो भी हम डेटा क्रिएट करते हैं, हमारे इसी में सेव होता है। दूसरा, कस्टमर रिलेटेड एक ही टी कोड के अंदर दो तरह के डेटा होते हैं। बीपी भी क्रिएट होगा साथ में, और साथ में अगर कस्टमर क्रिएट करे तो कस्टमर का डेटा, वेंडर क्रिएट करे तो वेंडर का डेटा। LFA1 एज अ वेंडर डेटा, वेंडर के सारे डिटेल्स होंगे आपके पास, आपको शो हो रहे होंगे, चाहे उसका नाम हो, कहाँ से आया है, उसका क्या पोस्टल कोड है, सब कुछ इसके अंदर आपको शेयर दिखेगा। किस ग्रुप में है, क्या लैंग्वेज है, सब कुछ हमें यह हमें मेंटेन करना होता है। और ऐसे ही अगर हम कस्टमर रिलेटेड की बात करते हैं तो इसके यहाँ डेटा सेव होते हैं। तो कौन सा कस्टमर है, किस जगह से आया है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ मिल जाती है। अब हम बात करेंगे हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल जो बीपी हम सिस्टम पे हमारा रहता है 000 ही रहता है। लेकिन जब हम कस्टमर मास्टर रिलेटेड की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ क्या होता है, बीपी का एक टेक्निकल कोड्स है, जिससे ये ट्रिगर होता है कि हम कस्टमर रिलेटेड बना रहे हैं या मास्टर वेंडर रिलेटेड बना रहे हैं। उनका एक टेक्निकल बीपी रोल है जो फिक्स है कि हमें ये यूज करना है। अगर मैं कस्टमर के रिलेटेड बात करता हूं तो दो बीपी रोल है, दो अलग अलग कामों के लिए, FLCU00, FLCU01। अगर आप सिर्फ कंपनी के बेस पे डेटा उसको दे रहे हैं, कि मान लीजिए अभी हमारे पास कस्टमर आया, हमने सिर्फ सिंपल क्या किया, हमने उसको पहले रिकॉर्ड जनरेट कर लिया कि ये कस्टमर है, अभी हमने उसको कुछ बेचा नहीं है,
तो ये अगर हम बेचते हैं कोई सामान तो कौन मेंटेन करता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी एसडी वाले इसको बेचते हैं। अगर एसडी वाले ने बेचा है तो उसने इंफॉर्मेशन देगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। याद होगा हमने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फ़िगर करवाया था, याद है? जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी था और डिवीजन भी था, तीनों का सेट बनवाया था। तो उसके बेस पे दो, अगर एफएलसीयू सेलेक्ट करेंगे तो हम सिर्फ इसका डेटा सेव होगा, कस्टमर मतलब कंपनी के बेस डेटा। उसके बाद ये बनने के बाद ये वाला सेलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके उसके सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बेस डेटा यानी एसडी वाले उसको डेटा को क्रिएट करते हैं। उसी तरह वेंडर में कंपनी बेस्ड भी डेटा होता है। जब हम कोई एफआई में जो परचेज या इनवॉइस जनरेट करते हैं तो परचेज रिलेटेड डेटा हो, याद होगा हमने परचेज और स्टोरेज लोकेशन भी बताया था। तो ये वहां पे काम करता है, जिसमें ये दो टेक्निकल जो हमारे रोल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगर करता है ये एमएम करता है, और नीचे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन या डेटा क्रिएट करता है वो कौन करता है? एसडी के थ्रू होता है। ठीक है, यानी सेल्स के रिलेटेड जो कस्टमर आता है, कस्टमर क्या होता है? सेल्स करते हैं। वेंडर क्या होता है? परचेज होता है उससे। दोनों में फर्क है या एक है? क्या फर्क है बताइए? हाँ, एक होता है जो हम मुझसे सामान खरीद रहा है, और एक होता है कि हम जिससे सामान खरीद रहे हैं। यानी एक को हम पैसा दे रहे हैं तो एक से पैसा ले रहे हैं, तभी हमने हमारा एक कंटेंट है अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल। अब आप अपने कोर्स में देखोगे, कोर्स ऑफ कंटेंट में इसमें बोल रहा है अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेएबल में हमें क्या करना है? क्रिएट पहले वेंडर एक ग्रुप, वेंडर रेंज, और उसके अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते हैं। फिर टॉलरेंस होता है, पेमेंट टर्म होता है, वेंडर, यही वही है। दूसरा क्या है इसी के अंदर? जो कस्टमर रिलेटेड। अब आप अपने को कंटेंट में देखें, क्या पहले हम करवा रहे हैं? क्या हम ग्रुप तैयार करवा रहे हैं, रेंज करवा रहे हैं ना? तो इसी का कॉन्फ़िगरेशन जब हम ये पढ़ते हैं तो यही कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। बीच बीच में हमें ये भी पढ़ाना है, ये अलग है इसमें। ये दो चीजें हैं। बट हम ये जो जितना अगर हम पूरा बीपी पढ़ाते हैं तो ये पूरा आपका कंप्लीट होता है, और ये पूरा कंटेंट कंप्लीट होगा। अकाउंट रिसीवेबल की सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन और उसका मास्टर डेटा, उसी के बेस पे अकाउंट रिसीवेबल की सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन और उसका मास्टर डेटा। समझ में आया? आपके कंटेंट के बेस पे ही है। ठीक है, इसमें आपको टॉलरेंस और पेमेंट टर्म, दो टर्म है जो अलग से पढ़ाना है, इसके उसके अंदर ही हमें यूज होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकाउंट पेएबल की, सॉरी रिसीवेबल की, देन उसके पेएबल, एक साथ ही होगा दोनों। ठीक है, होगा तो साथ में ही धीरे धीरे हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक आप समझ गए क्या है ये? कोई दिक्कत? ये दोनों याद आपको रखना है, ये और इसको, इन दोनों को आपको हमेशा याद रखना है कि हमें ये इसकी ही सेटिंग करनी है। नॉर्मली अगर हमारे कंपनी में अगर रियल टाइम में कोई और यूज करने को दिया जाए तो वो अलग बात है, बट 90% लोग यही यूज करते हैं। पर अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, बट बेसिकली जब हम बीपी कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ कस्टमर बेस, एज अ वेंडर बेस, तो हमें इनको ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है कस्टमर मास्टर डेटा। कस्टमर क्या है? कस्टमर वो होता है जो किसी कंपनी से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सामान खरीदता है। और कितने तरह के कस्टमर हो सकते हैं हमारे पास, कोई बताएगा? कस्टमर कितने तरह के होते हैं? अगर हमारे पास जो कोई कस्टमर आता है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे कस्टमर हो सकते हैं? करेक्ट। अगर उसके बेस से देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं एक परमानेंट कस्टमर होता है, एक लोकल कस्टमर होता है, एक वन टाइम कस्टमर होता है? उसी के अंदर आते हैं ना, बी टू बी, बी टू सी, जो भी तरह के, यानी ऑनलाइन लेने वाले, ऑफलाइन लेने वाले, वो अलग टाइप, वो अलग है, जो खरीदने के तरीके हैं। लेकिन कितने तरह के हमारे पास कस्टमर आते हैं? वो वैसे अगर आप बगल के दुकान में जाते हो, बोलते हैं ना ये मेरा लोकल कस्टमर है, ये रेगुलर है, ये यार ये कभी कभी आता है।
नहीं, ये वन टाइम कस्टमर होता है, ये कभी कभी आता है, यानी फॉरेन कस्टमर, बाहर का कस्टमर है, ये बाहर से आता है, एक बार में सामान लेकर चला जाता है। एक होता है रोज आता है मेरे पास सामान खरीदने, तो वो हो गया लोकल कस्टमर जो आसपास ही रहता है। एक होता है फॉरेन कस्टमर जो बाहर से मिलता है। एक होता है एक बार आपसे सामान खरीदा, सेटिस्फेक्शन है तो आपका कस्टमर बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ऐसा ही होता है। इससे ज्यादा कोई कस्टमर होते हैं, कोई टाइप होता है इसके बारे में? और भी कोई कस्टमर हो, कोई बता सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके ग्रुप डिसाइड करते हैं कस्टमर के। क्या करेंगे? पहले हम उनके ग्रुप डिसाइड करेंगे कितने टाइप के मेरे पास कस्टमर, यानी हम उसके, जैसे पहले मेरे पास एससीपी नहीं था, तो मेरे पास रजिस्टर होता था ना कि भाई ये हमारा ये कस्टमर है, ये हमारा वीआईपी कस्टमर है, ये कस्टमर है। उन्होंने ग्रुप डिसाइड कर लिया। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम तीन ग्रुप में डिफाइन कर रहे हैं। एक हमारा वैसा कस्टमर लोकल होगा, एक हो रहा फॉरेन कस्टमर यानी बाहर का कस्टमर होगा, एक होगा वन टाइम कस्टमर। तो फॉरेन कस्टमर और लोकल कस्टमर दोनों एक ही कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, यानी ठीक है, चाहे आप फॉरेन बनाइए या लोकल, दोनों का एक ही चीज होता है। तो हम मेन हमारा किससे डिफाइंड हो जाता है, वन टाइम के कस्टमर से हमारा अलग होता है। तो हम दो फाइल बनाएंगे, एक बनाएंगे लोकल कस्टमर की, एक बनाएंगे वन टाइम की। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन और पहला स्टेप क्या होता है कि हम पहले डिफाइन करते हैं अकाउंट ग्रुप विथ उसका स्क्रीन लेआउट। अब स्क्रीन लेआउट के बारे में कुछ समझाना पड़ेगा किसी को, क्या होता है? याद है हमने फिजिकल ईयर में फिल फिल स्टेट यानी फिल स्क्रीन के बारे में पढ़ा था, फिल स्टेटस, याद है? जिसमें हमने स्क्रीन को ये था ना कि हम चार तीन ऑप्शन हमने बताए थे कि ऑप्शनल होगा, वो फील्ड हाइड होगा या रिक्वायर्ड होगा, याद है? तो क्या होता है कि जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो हाँ, हाँ सरप्लस भी आते हैं, सुप्रेस कहते हैं, जो हाइड कहलाता है। इसका मतलब हम जो ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें जो भी उसके अंदर जो भी डेटा क्रिएट होगा, तो उसके बेस पे जो फॉर्म फिल होंगे तो उनके फील्ड के पोजीशंस क्या होंगे, तो ये दोनों साथ में कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ग्रुप बनता है, उसके ग्रुप के अंदर ही फील्ड डिफाइन होता है, और उसकी पोजीशन हमें डिफाइन करनी होती है वो कैसी होनी चाहिए, जिसका टी कोड होता है OBD2। अदरवाइज हम एसपीआरओ के बेस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल, customer account, master data, preparation to create the master data, define account group and screen as with screen layout, इसके अंदर हिरार्की वाइज जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा पहले यहाँ बना लेते हैं। पहले हम कस्टमर कर रहे हैं, चार वर्ड से ज्यादा का ये नहीं बनता है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे हमारा आर एच था नॉर्मल, CL, ठीक है। दूसरा क्या कर लेंगे, RHCO, वन टाइम। अब इनके नाम बस चेंज कर लो, यही नाम था क्या? नाम पहले हमें देखना पड़ेगा आज, ठीक ठीक है। पहला टी कोड क्या बताया, OBD2, अदरवाइज SPRO के थ्रू। OBD2 खुल गया। अब हम SPRO के थ्रू चेक करेंगे। IMG स्टेटस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब यहाँ अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल दिख रहा है कहीं? थर्ड पे कहीं कस्टमर दिख रहा है? अब इसके डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ सकते हो। सो इन द फॉलोइंग स्टेप वी मेक द सेटिंग ऑफ द कस्टमर अकाउंटिंग, और उसके अंदर मास्टर डेटा, उसके अंदर प्रिपरेशन। अब इसको चेक करो क्या है, इन दिस स्टेप टू डिटरमाइन द अकाउंट ग्रुप फॉर द कस्टमर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड, में आगे इसको कंफ्यूज होगा कि जब हम बीपी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसका नाम अलग होगा, तो दोनों में एक साथ लिंक भी करना है, तो ये नाम याद रखिएगा, अकाउंट ग्रुप। जब हम अकाउंट ग्रुप की बात करते हैं, आप ना यहाँ पे आ जाइए, आप दोनों आप यहाँ आ जाओ, मैडम आप भी आ जाओ, ठीक है, आप थोड़ा आगे आ जाओ। क्या ना बोलते हो तो पीछे से आप बोलते हो तो मुझे, ठीक है।
हाँ, अब क्या है अकाउंट ग्रुप। अब ये कहता है कि जो अकाउंट हमारा ग्रुप होता है, एक रेफरल होता है वन टाइम के लिए, एक वन टाइम अकाउंट के लिए भी और लोकल लोकल अकाउंट के लिए भी। आप उसका नाम कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर। यहाँ हम एक फाइल बना रहे हैं, एक ग्रुप ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं कि किस टाइप का कस्टमर किस में जाना चाहिए और किस टाइप का कस्टमर की एंट्री किस में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। दूसरा, अब हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा, तो हम क्या करेंगे, न्यू एंट्री। क्या बोला मैंने, RHCL, क्या करेंगे, कस्टमर लोकल, नाम दे दिया मैंने लोकल, कस्टमर लोकल RHCL नाम दे दिया, मुझे वहां पे दिखे। ऐसा नहीं दिखेगा ना, प्रॉब्लम होती, नहीं दिखता है वहां पे। ये अगर वन टाइम होता तो यहाँ टिक लगाता मैं, वन टाइम तो नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे आप सेटिंग देख रहे हो, ये इसकी जरूरत नहीं है डिटरमाइन की, इसकी जरूरत। अब यहाँ पहले सेव कर लो, सेव कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फिल स्टेटस, इसमें गए। अगर मैं इसका फिल कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या ऑप्शनल होनी चाहिए, दिखा रहा है। अगर मैं कंट्रोल के कॉलम में जाऊंगा, इन सारे फील्ड्स में कौन सा ऑप्शनल होगा या कौन डिस्प्ले होगा, देखो चार है ना। सो प्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल एंड डिस्प्ले। हाइड रिक्वायर्ड होगा या ऑप्शनल होगा या सिर्फ डिस्प्ले करके देगा। फिल स्टेटस भी समझ गए, क्यों इसमें बोला है स्क्रीन सेटिंग के बारे में। दूसरा, जब हम बनाएंगे न्यू एंट्री, बन गया। अब हमारा क्या है, इसका नंबर रेंज क्रिएट करना। नंबर रेंज हम क्यों क्रिएट करते हैं, बताओगे कुछ। अगर एक कॉपी लिए हो तो कॉपी में लाइंस होनी चाहिए कि नहीं, तभी तो एंट्री करोगे। नंबर रेंज का मतलब क्या होता है, बताइए, कोई बताइए। हितेश आप बताएं, नंबर रेंज का काम क्या होता है। नंबर रेंज से यही होता है कि जो वगैरह आते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक वो नंबर रेंज रहेगी, तो जो उसकी पोस्टिंग होगी तो उसकी वो नंबर वाइज रहेगी पोस्टिंग। ओके मैडम, आप बताइए क्या होता है। याद है हमने एक बार नंबर रेंज सेट भी किया था, कॉस्ट सेंटर में भी और कंट्रोलिंग में भी। कॉस्ट सेंटर में किया था ना, कॉस्ट सेंटर में हमने नंबर रेंज दिया था। देखो नंबर रेंज क्या होता है, समझाता हूँ। आपने आप बचपन में कॉपी लेते थे ना, लाइन वाली। अगर आपके पास जितनी लाइन्स होती उतनी एंट्री आप करते हो, तो जितना लाइन है, मान लो अगर मेरा लाइन 1 से 10 है तो मेरा नंबर रेंज कितना होगा, 1 से 10। अगर मैं कहता हूँ 20 से 30 तो मेरा नंबर रेंज स्टार्ट कहाँ से होगा। तो अगर ये भी तो हम कॉपी ही बना रहे हैं, ये ग्रुप तो कॉपी ही हो गया, क्या उसमें मुझे लाइन्स नहीं देनी पड़ेगी, एंट्री कहाँ से हो जाएगी। बिना एंट्री नंबर दिए हुए सीक्वेंस वाइज आप कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लो कि आपने एंट्री की और नंबर नहीं दिया, फाइंड आउट कर लोगे। एक नाम के मल्टीपल होंगे ना, नंबर से ही पहचानते हैं कि कौन से नंबर का नंबर, मतलब कस्टमर कौन है, वेंडर कौन है। आप देखो यहाँ पर जब मैंने ऐसी 16 आपको दिखाया था कस्टमर, ठीक है, ये क्या है, ये नंबर्स, ये नंबर हमने रेंज से ही क्रिएट हुआ है। जब हम क्रिएट करते हैं तो यही नंबर से हम पहचानते हैं ये फलाना है, ये फलाना है और ये है। क्या करते हो भाई, क्या टाइम देखो। तो बताना चाहिए ना कि हम आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर रेंज को हम क्रिएट करने के लिए XDN1 का टी कोड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ बताओ, ठीक है। और उसको, और उसकी जो सेटिंग होती है SPRA के थ्रू, जब हम जो SPRA इसमें काम कर रहे थे वही उसके नीचे क्रिएट के लिए आएगा।
अब यहाँ पे भी देखो दो चीजें होती है नंबर रेंज में, ध्यान से। नंबर रेंज बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मान लो कि उस नंबर रेंज में पहले से 1 से 1000 लिखा हुआ है और आप नंबर देना चाहते हो 100 से 200, ओवरलैप करेगा कि नहीं? तो वो कभी क्रिएट नहीं हो सकता। नंबर रेंज बनाया जाता है अलग, जो म्यूट थोड़ा कर लो, किसका चल रहा है। नंबर रेंज क्या होता है, बनाया जाता है अलग। जो नंबर रेंज पहले है ना उसके ओवरलैप होना चाहिए, ना उसके उसके जैसा बनना चाहिए, उससे थोड़ा सा अलग। ठीक है, जब हम यहाँ आए थे उसके जस्ट नीचे कहीं नंबर रेंज लिखा हुआ है, देखो कहीं है, क्रिएट नंबर रेंज फॉर अ कस्टमर अकाउंटिंग कहीं लिखा हुआ है दिस। अब यहाँ देखो एक चीज क्या है, this activity to number range for the customer to do this to specify the under the two character type। ठीक है, ये जो नंबर रेंज है इंटरवल फॉर द अकाउंटिंग नंबर फॉर द कस्टमर टू बी आर सेलेक्टेड। अब यहाँ पे ना दो चीजें होती है, याद रखना। जब हम नंबर रेंज की बात करेंगे ना, आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का नंबर रेंज आप बना रहे हो। ठीक है, जब हम इसको क्रिएट यहां से करते हैं, अंदर गए, यहाँ पर दो टाइप के नंबर रेंज बनते हैं, इंटरनल नंबर रेंज और एक्सटर्नल नंबर रेंज, हमेशा। ठीक है, आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए नंबर रेंज, टू टाइप ऑफ नंबर रेंज इज इंटरनल और एक्सटर्नल। कभी आप फॉर्म भरते हो तो क्या आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल करते हो? नहीं करते ना, ऑटो जनरेट होता है ना, वो ऑटो जनरेट होता है। कभी कभी आप कोई भी कोई एंट्री करते हो तो आप खुद नंबर पुट करते हो ना, तो जो हम सेल्फ करते हैं उसको एक्सटर्नल नंबर रेंज करते हैं, जो यहाँ पे टिक लगा रहेगा। यानी हमें खुद नंबर डिसाइड करना है कि इसका नंबर क्या होगा, और जो ऑटोमेटिक आता है उसको कहते हैं इंटरनल नंबर रेंज। समझ गए? एक्सटर्नल जिसपे भी टिक लगा हुआ तो समझ जाइएगा ये हमें खुद फिल करना। मान लो कि ऐसे भी नंबर होते हैं ए बी, ट्रिपल ए 100, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, ट्रिपल ए 100, ट्रिपल टू 100 102, जहां तक मैंने दे रखा। ऐसे भी होता, अल्फाबेटिकल नंबरिकल की के साथ भी हमें नंबर रेंज दिया जा सकता है। क्या आपके जब आपका आईडी जनरेट होता है तो उसमें नंबर आपने देखा है कभी, अल्फाबेट के साथ होता है कि नहीं कभी कभी? ये देखो नंबर है ना, अल्फाबेट भी है और ये उसके बाद उसका नंबर भी है। तो ऐसे भी नंबर रेंज बनाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर रेंज बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, एक तो आपको यहाँ पे पहले ना एक पता नहीं कुछ सॉफ्टवेयर में ना आपको एक जूता जैसा दिखेगा, चप्पल जैसा, यहाँ पे उस कॉर्नर पे। यहाँ नहीं दिख रहा है, पता कुछ इस सॉफ्टवेयर आप अपना खोल के देखेंगे सब, कि आप में दिख रहा है कि नहीं? हाँ पहले भी बनाया, तो हर जगह बनाना पड़ता है। तो क्या होता है ना, कुछ जगहों पे ना ये चप्पल जैसा दिखता है, मे भी मेरे में नहीं दिख रहा है, अगर आप में भी दिखेगा तो वो होता है फ्री, फ्री नंबर। यानी इनके पास कुछ सिस्टम में ऑटोमेटिक नंबर रेंज पहले से बने हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रहता है, यहाँ नहीं है, आप अपना नंबर रेंज देना चाहते हो तो क्या करोगे, प्लस, प्लस किया तो ये जगह खाली हो गई। अब देखो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, जे ये नाम दे दिया मैंने, एक यूनिक नेम। मेन हमारा क्या होता है, क्योंकि ये असाइन होगा हमारे ग्रुप में। ठीक है, अब यहां से मैं देना चाहता हूं, अब मैं क्या नंबर दूं जिससे किसी का ओवरलैप नहीं होगा, देखना कैसे होता है ओवरलैप, मैं वो भी दिखाता हूं। मान लो मैं देना चाहता हूं 5000, कितना है, 8 9 2 4 5 10। ठीक है, क्या दिख रहा है, लेस देन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 1 दे दो।
ये रहा ना, मैं बार बार उधर कर रहा हूँ, 1 मिनट फिर से करना होगा। यहाँ आ गया, मैं इसको सेव करने की कोशिश करूंगा। अगर ये इस तरह का आ रहा है आपके पास तो मतलब ये करेक्ट है, मैंने करेक्ट डाला है, नहीं तो नीचे ओवरलैप आ जाता। ठीक है, यानी ये मैंने, ये जो आ रहा है ना ये स्क्रीन पॉपअप, तो मतलब आपका सही है, यानी इंटरवल सही काम कर रहा है, यानी आपने जो एंट्री की है वो सही है, नंबर रेंज सही किया है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, सेव हो गया। अब एक्सटर्नल नंबर रेंज में बनाना चाहता हूँ, ठीक है, फिर न्यू एंट्री करेंगे, जेके नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं देता हूँ ऐसे डबल ए 1000, 1000, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और डबल ए डबल ये, और यहाँ पे टिक, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ही मैं सेव करने जाऊंगा, हो गया, तो दोबारा नहीं, अगर सही है तो दोबारा नहीं आता एक जगह। अब ये दोनों का नाम अपनी जगह पे लिखना पड़ेगा मुझे। समझ गए नंबर रेंज कैसे क्रिएट होता है? किसी को डाउट है नंबर रेंज क्रिएट करने में? यहाँ पे देखो, दो नंबर रेंज क्रिएट किया ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों की जरूरत है मुझे। क्यों? क्योंकि हम वन टाइम में एक्सटर्नल नंबर रेंज नॉर्मली देते हैं, और इंटरनल नंबर रेंज हम बाकी लोकल कस्टमर या लोकल वेंडर में देते हैं या फॉरेन में देते हैं, इसलिए कहा था। जैसे आप लोकल बना रहे हो वैसे आप बना सकते हो फॉरेन, और एक नंबर रेंज का जो कॉलम है दूसरे को भी असाइन कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप उसी को करोगे। 2 2 4 5 लिख लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। ट्रिपल ए 1000 लिखाएंगे, ट्रिपल ए, क्योंकि मुझे इसी के बेस पे बनाना है ना। अब मैं ट्रिपल ए 1000 यूज करूंगा, फिर ट्रिपल ए 1001, फिर मैं खुद से डालूंगा, ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ये हटाओ, यहाँ तक समझ गए? अब जो नंबर रेंज हमने यहाँ बनाया है, बाहर आएंगे और उसको जस्ट उस नीचे असाइन कर देंगे, RHCL JJ इंटरनल नंबर रेंज दिया, और RSCO के लिए हमने JK एक्सटर्नल नंबर रेंज दिया, और उसको कर दिया सेव, डन। अब हम अपने PDF पे आएंगे, क्या कहा था, असाइन नंबर रेंज टू द कस्टमर ग्रुप, ठीक है, यानी हमारा कस्टमर का कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया यहाँ पर। अब उसी के बेस पे हम BP का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, BP का अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसके नंबर रेंज को, इसको में सबसे पहले डिफाइन किया जाता है नंबर रेंज, जिसका टी कोड होता है BUCF। अदरवाइज आप इसके क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में जाकर, बिजनेस पार्टनर में जाकर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखना। ये जब ये आप बाहर आओगे SPRO में, IMG में, क्रॉस एप्लीकेशन आपको कहीं दिख रहा है? सॉरी, क्रॉस कंपोनेंट कहीं दिखेगा तो बताइए, थोड़ा यही खोज रहे हैं, क्रॉस कंपोनेंट एप्लीकेशन। फिर क्या कहा इसने, SAP बिजनेस पार्टनर, फिर क्या कहा, बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग एंड बिजनेस पार्टनर रूल, थोड़ा लंबा पड़ता है। मैंने सबसे पहला ही मैं दिखाया था ना BP रोल्स, पहले वो देखते हैं। BP रोल्स दिखाया था यहाँ पर,
ये कहीं बना तो होगा ना, तो ये कहाँ बना होता है, डिफाइन बीपी रोल में। यहाँ गए, मैंने दिखाया था FLCU ट्रिपल डबल जीरो, यही है ना, दिख रहा है। इसको एडिट करके अपना नाम दे सकते हो, ताकि हम वहां जब खोजने जाएंगे ना तो मिल जाए। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ गए और इस जैसे ट्रांजेक्शन, सॉरी सॉरी, इसको कर देंगे एडिट, इस पर डबल क्लिक करेंगे एडिट मोड पे, इसमें नाम चेंज कर देते हैं ताकि मुझे याद रहे। 08 इसके लिए हम सब चेंज कर देते हैं। रियल टाइम में नहीं होता, वहाँ तो एक ही होता है ना, पहचान सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब इसको करेंगे सेव। इसी तरह दूसरे को भी ये आप भी करिएगा, ताकि आपका, मैं क्यों कह रहा हूँ आगे समझ में आएगा। जब हम इसका असाइनमेंट करेंगे, जब हम क्रिएट करने जाएंगे ना, तो इसको खोजना पड़ता है हमें भी, कहाँ है ये। हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और है FLV डबल, क्या नाम भूल गया मैं, FLVN डबल जीरो, FLVN डबल जीरो आ रहा है ना। यह नाम मैंने ही चेंज कर रखा था, ऑरेंज 08। यहाँ खुद भी बना सकते हैं कॉपी करके, लेकिन स्टैंडर्ड है तो कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ कॉपी करके बना सकते हैं। नॉर्मली आप क्या करोगे, देखो लिख रहा है ना स्टैंडर्ड है, इसको यहाँ से कॉपी कर लोगे, तो जब नया एंट्री भी करने जाओ ना तो वही सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक, पहले इतना काम कंप्लीट करना है, इतना हो गया। अब इसकी सेटिंग्स पे आएंगे। देखो हो सकता है कहीं इसने करने ना दिया हो, कभी कभी नहीं भी करने देता है। देखो नहीं करने दिया इसने, जिस आई थिंक लगता है ना, ये जो जिसने सर्वर पे ना एक्सेस बंद कर दिया है, नहीं करने दे रहा है। हाँ, नहीं कर सकते। अब अपने में चेंज करके देखना, अगर आपको करने दे तो ठीक, मेरे में नहीं करने दे रहा तो मैं उसी नाम से पहचान लूंगा, वैसे टेंशन नहीं, पहचान लेंगे इसको। अब आते हैं, सबसे पहले उसने क्या बोला कि आपको इसके नंबर रेंज, डिफाइन नंबर रेंज ग्रुप, ठीक है। पहले आप नंबर रेंज डिफाइन करेंगे, तो बिजनेस पार्टनर में नंबर रेंज होता है, बेसिक सेटिंग के अंदर ही आपको नंबर रेंज दिखेगा, ठीक है। सेम तरीका है, आप इसमें बना भी यूज कर सकते हो, या अपना खुद भी बना सकते हो। तो ये खुद भी बना सकते हैं, तो फिर दोबारा वही प्रोसेस है, हम वही नाम दे सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है नाम देने में, क्योंकि वो अलग पोर्टल था, ये अलग पोर्टल है। और मैं यहाँ पर नाम नंबर हम सेम रख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं रख सकते हो। आ गया। दूसरे के लिए जेके, ये रहा, ठीक है।
अब यही चीज को हम यहाँ पे पहले कॉपी करके रख लेंगे, नीचे भी मैंने दोनों अलग अलग बना रखा था इसलिए। ठीक है, अब इसका अभी नाम तो चेंज करेंगे ना, और बी सी एल RBC0 नाम दे देते हैं। इसको हटाओ, बैक जाएंगे। अब ये कह रहा है ग्रुप में असाइन करना है, तो अभी असाइन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी इसको बनाया नहीं है ग्रुप, मैंने अभी रेंज बना दिया है। तो ग्रुप बनाने के लिए बिजनेस पार्टनर के ही बीपी रोल ग्रुप ग्रुप बना अलग है। याद है अकाउंट ग्रुप था, ये ग्रुपिंग है। मैंने इसलिए कहा था दोनों का नाम थोड़ा अलग है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो बीपी का जो हम ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुपिंग कहलाता है, जो अकाउंट जो हम वेंडर या कस्टमर का बनाते हैं वो अकाउंट ग्रुप कहलाता है। सेम तरीका है, कुछ ऐसा अलग सा नहीं है। न्यू एंट्री करो, RBCL, ये होगा बीपी लोकल कस्टमर RHCL। नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं वहां पहचान सकूं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस सेव कर दो, इतना ही। और बैक आओ, इसको सेलेक्ट करो, उसको सेलेक्ट करो, और इसके जस्ट बीपी रोल जहां हमने जिसके लिए बना रहे हो, तो इसको न्यू एंट्री करो। हम किसके कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो हमारा क्या नाम होना चाहिए, असाइन करना पड़ेगा FLCU00, और उसी के लिए, ठीक है, इसके बिना ये काम ही नहीं करेगा। यानी हम इसमें जिस बीपी रोल के लिए असाइन करेंगे वो इसके लिए ही काम करेगा। ठीक है, सेम आप किसके लिए, वेंडर के लिए, लोकल के लिए बनाना था, वन टाइम के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लो ताकि ये भी कॉपी हो जाए साथ में। इसका नाम बस चेंज कर दो। दोनों कॉपी हो गए ना अंदर के। अब इसको चेक करोगे तो आ गया होगा। ठीक है, अब इसी का जो बनाया है आपने, इसको जो आपने बनाया है इसमें असाइन कर लो। न्यू एंट्री पे जाओ, RBCL और RBCO। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दो, बीपी लोकल और BP1। अब यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दो, RBCL अब जो नंबर दिया था लोकल के लिए वन टाइम, सॉरी इंटरनल, और उसके लिए एक्सटर्नल। देखो टिका आ गया अपने आप। डन, ये भी डन। अब हम अपने सीट पे आएंगे। नंबर रेंज बना दिया, असाइन कर दिया, उसको ग्रुपिंग के साथ क्या है ना, अब दोनों के साथ असाइन कर दिया ना। अब ये बचा हुआ है डिफाइन नंबर असाइनमेंट टू द डायरेक्ट बीपी रोल टू कस्टमर। अब दोनों जो फाइल बना है आपस में लिंक करना है। जो दो फाइल बना है उसको लिंक भी करना पड़ेगा, उसके बिना ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मास्टर डेटा सिंक्रोनस क्रॉस एप्लीकेशन के बाद मास्टर डेटा सिंक्रोनस। जो क्रॉस एप्लीकेशन जो बना हुआ है ये बिजनेस को बंद करोगे इसी के अंदर, ये जो क्रॉस एप्लीकेशन ओपन है ना,
इसके अंदर मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशन होगा, नीचे देखते हैं लिखा होगा, बताना। ये रहा ना मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब वेंडर एंड कस्टमर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, कस्टमर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट, assign key, then be define number assignment to the direct BP to the customer, यही लिखा हुआ है। अब दोनों का नाम अब समझ के इसमें एंट्री करना है ध्यान से, इसलिए बोला ग्रुपिंग अलग है, अकाउंट ग्रुप अलग है, यहाँ पे दोनों आएगा। अब किस में कौन सा डेटा भरना है, ये आदमी जो है ना, हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से सर्च करूँ, इसमें थोड़ा ना चेंज हुआ, पहले क्या होता ना, लिखना पड़ता था हमें भी। RBCL नहीं है, नहीं है ना। न्यू एंट्री पे जाओ। अब ग्रुपिंग में किसका भरेंगे और अकाउंट ग्रुप में किसका, बताओ। ग्रुपिंग किसके लिए और अकाउंट ग्रुप, अच्छा। मैडम आप बताओ, यहाँ पर इस जगह पे इनका और इसमें से किसका नाम फिल करूं, बताइए। ये ग्रुपिंग है, इसका नाम ग्रुपिंग है ना। अब इन इन दोनों में से किसका नाम वहां पहले फिल करो, पहले बताओ। करेक्ट, 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 यानी RBCL और RBCA, और उधर कौन सा यूज होगा, RHCL और RHCO, क्या यही नाम दिया हुआ है। थोड़ा सा ना इसको ऐसे रख लेता हूं ताकि ना ये दिखे, इसको कम करना पड़ेगा ना ताकि वो भी मुझे दिखे ना एक एक फ्रेम में। अब इसको एंटर, आ गया ना बराबर, पहले सेव, क्या लिख रहा है, नॉट सेव, एक मिनट, कहीं छूट गया क्या मेरा। अच्छा, लगता है उसका अकाउंट ग्रुप साइन तो नहीं किया ना, टिक नहीं लगाया था क्या, मैं देखना पड़ेगा, एक मिनट को, भूल तो गए नहीं गए यार, कहाँ गया वो, ये रहा। नंबर रेंज में गलत आ रहा है इसका, सही है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, एक मिनट, नंबर रेंज, ठीक है ये भी। यही होता है हम लोगों के साथ, कितना कंफ्यूजन होता है ना। देखो कैसे करते हैं, अभी एक एक करके पहले करता हूँ, इसमें सेव कर ले। Number range of account book had not been defined externally. Account group has not been, number range के बारे में बोल रहा है, account group पता नहीं, देखता हूँ इसका, पता नहीं इसमें क्या है इसका, होता तो यही है, वो तो देखने के ऊपर है कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। दोबारा यही खोल लेते हैं।
दूसरा पेज खोलते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एससीपी डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एक मिनट। इसको बंद करते हैं पहले। हाँ, और मास्टर डेटा सिंक्रोनस, कस्टमर वेंडर, बिजनेस पार्टनर फंक्शन, इंटीग्रेशन, फेल, असाइनमेंट की। अच्छा, कोई यूज कर रहा है। तो ही कहूँ कि कोई दिक्कत तो है ही। Number range of the account group has not been defined externally. क्यों भाई? एक बार और ट्राई करते हैं, रुको इसको, इसका यूज करते हैं। कि किसी और की दिक्कत है। देखे किसका दिक्कत हो रहा है? ये किसी और ने सेटिंग कर रखा था, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे किसी और की भी गलत होगा ना, तो आप ही को ठीक करना है। यहाँ पे किसी और ने गलत सेटिंग किया है। अब देखो, अब लेगा, वही कह रहा हूँ कि सही कर रखा है फिर भी नहीं हो रहा है। अब ले लेगा। सेव हो गया। किसी और की सेटिंग थी। अभी देखो, अगर दोनों का नंबर रेंज और एक्सटर्नल अगर सेम होगा ना, तो हम यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर रेंज हम इसको एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल को हम सेम कर सकते हैं। ठीक है, सेम है ना, इंटरनल को मत करिएगा। ये इसका नंबर और इसका नंबर ना सेम है, हम सेम कर सकते हैं। ये बनके तैयार हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सीधा कहाँ जाएंगे, कौन से टी कोड पे? बीपी। वो जो इशू आ रहा था कि किसी और ने भी टिक लगा दिया था और उसको छोड़ दिया था, तो बार बार वो एरर मुझे ही दे रहा था। हमने उस टिक, सारे टिक को ही हटा दिया। ठीक हो गया। बीपीटी कोड स्टार्ट किए। इसमें 3 ऑप्शन होंगे, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप। वन टाइम के लिए पर्सनल यूज करते हैं, लोकल के लिए एंड ग्रुप को, ग्रुप में हमें डिफाइन करना हो तो ग्रुप का, अदरवाइज हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आप जब बना लोगे तो फाइंड कर सकते हो इस तरह से। और ये अदरवाइज सर्च हेल्प के तरह, सर्च टर्म याद है हम लोगों को, सर्च टर्म बार बार हम एड्रेस में दिखा रहे थे।
तो सर्च टर्म क्या होता है ना, एक टेक्निकल नाम हम दे देते हैं ताकि अगर हमें नंबर भूल जाओ या कोई भी भूल जाओ तो उससे भी पहचान सके। तो यहाँ पे वाइटल रोल निभाता है आपका सर्च टर्म। आप सर्च टर्म में जो नाम दोगे ना, तो कभी आप नंबर भूल गए, बीपी का भी नंबर भूल गए, तो सर्च नंबर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, तो अब बनाने के लिए क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में गए, देखो ये तो खाली है, यहाँ बीपी नंबर आता है, हम क्या करेंगे, याद है हम एफएलवी कर रहे थे बार बार, एफएलवी, यहाँ एफएलवी, एफएल, सर्च करने में बड़ी दिक्कत होती है इसमें। कहीं दिख रहा है एफएलवी सप्लायर का है ना ये, फिर से खोलता हूँ आपको। जो रोल हमने बताया था ना, एफएलवी एफएलयू, यहीं से दिखेगा, ये कस्टमर का है ना, वहां पे जो दिख रहा था, तो ये यूज करेंगे दिस, क्रिएट, स्टैंडर्ड ही यूज करो, कोई नाम चेंज था ना वहां पर। अब यहाँ पे अपना सर्च करना है, तो किस नाम से था यहाँ पर, एक बार सर्च कर ले, इस नाम को सर्च करना है, ठीक है, बीपी लोकल आरबीसीएल, ठीक है, इसको सर्च करेंगे, अभी लोकल के लिए बना रहे हैं ना, तो बीपी से बी आ गया, फर्स्ट वाला है कहाँ, ये रहा ना, सॉरी इस नाम को सर्च करना था, जो नाम हमने इसमें कुछ और डाला है वहां कुछ और डाला है, ठीक है, वो नाम से सर्च कर लिए। अब यहाँ जब तक ये इसमें पूरा डेटा फिल नहीं करोगे तब तक ये रेड होगा। कंपनी, कंपनी आपके पास जो कस्टमर आ रही है क्या नाम से है, तो मान लो पीवीएल प्राइवेट लिमिटेड, सर्च टर्म में भी मैंने आर एच सी एल ही रख दिया, इसी से सर्च हो जाए। हाउस नंबर 45, पिन कोड, ये सब फिल करना होता है। मान लो ये दिल्ली का कस्टमर है, कंट्री आई एन, नंबर रेंज दिल्ली का है तो डीएल, ठीक है, और उसके बाद आपका लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट करना है, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा, देन एंटर, हट गया। अब बाकी ये सारे टैब में अलग अलग मॉड्यूल के डेटा सेव, मतलब एसडी वाले सेव होते हैं, एमएम वाले भी काम करते हैं। हमारा अगर डेटा कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि हम सही हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, चेक करना है, इसमें देखोगे तो दिखेगा एक्सटर्नल नंबर रेंज है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं ना, इंटरनल सॉरी कर रहे हैं। अब इसका एडिशनल ये सारा डेटा, हम अगर मुझे कोई डेटा फिल करना है इसके अंदर तो हम यहाँ से देख सकते हैं। सब ये सब टैक्स बहुत सारा चीजें होता है, जैसे हमारे पास जब टैक्स कर लूंगा तो टैक्स का डेटा आएगा, कंट्री रीजन, बहुत सारी चीजें यहाँ देनी पड़ती है। छोटे इन्फॉर्मेशन से काम नहीं होता, ये तो हम बनवा रहे हैं, तो जैसे टैक्स बनवा लिए, टॉलरेंस, बहुत सारी चीजें बनवाएंगे तो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ये आपका अकेले का काम नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक आपके इन्फॉर्मेशन से नहीं, ये तो कौन करता है, ये एंड यूजर बनाता है, आपका काम थोड़ी है ये, एंड यूजर बनाता है चीजें, ठीक है। अब क्या करोगे, ये इन्फॉर्मेशन तो डन हो गया, कंपनी कोड में आओगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन डन, कंपनी कोड में आओगे, याद है मैंने यहाँ दिखाया था कंपनी कोड, इसका डेटा क्रिएट करने जा रहे हो, तो कंपनी कोड को सिलेक्ट किए, सबसे पहले किसका नाम रखोगे, कंपनी का, यहाँ से भी रख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ गए RCH08 आया, एंटर, सिलेक्ट करके एडॉप्टेड, ये गलत है, यहाँ से करते हैं, RH C था या 8 था, 7 था ना, ये 7 था क्या,
पहले हम 7 को यूज कर रहे हैं या 8 को यूज कर रहे हैं? 8 यूज कर रहे हैं। ठीक है, आ गया। रिकंसिलिएशन अकाउंट, याद है हमने बनाया था रिकंसिलिएशन अकाउंट? अभी नहीं बना हुआ है, नहीं दिख रहा है ना? मैंने सिर्फ वेंडर के लिए बनाया था, कस्टमर के लिए नहीं बनाया था। तो हमें रिकंसिलिएशन FS00 में जाकर रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। ये देखो कैसे बनता है। देखो कितना काम है इसमें। जिस तरह ये मैंने कस्टमर बनाया, सेम तरीका वेंडर भी बनेगा। तो आपको पहले ये बना के लाना है, ठीक है, फिर हम वो भी बना देंगे। एक साथ दोनों बनाना, फिर आप लोगों को हेडक हो जाएगा। खुल गया? तो पहले मैं अपना चेक करूंगा, यही तो नहीं है? हाँ, 08 है ना। अब इसके अंदर मैंने रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया था, उसी को कॉपी करके दूसरा बना देंगे वेंडर के लिए, नाम नंबर चेंज करके। रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया ना कस्टमर के लिए, देखो कस्टमर के लिए बनाया तो है। हम्म, बनाया हुआ है कस्टमर के लिए। रिकंसिलिएशन अकाउंट, अच्छा 7 यूज कर रहा हूँ, तो 7 के लिए तो बनाया ही नहीं है। एक मिनट, 7 यूज कर रहे हैं। एक मिनट, RH08 अब आएगा ना? आ गया। 7 यूज कर रहे थे। हेड ऑफिस कहाँ है वो सेलेक्ट करो। अगर इसका कोई हेड ऑफिस बनाया हुआ है तो, यहाँ अकेला का काम नहीं, अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, सबका डेटा आता है। की शॉर्टकट की मतलब याद है ना, अगर ये डेटा पोस्ट होगा तो कैसे दिखेगा, पोस्ट वाइज डेटा दिखेगा कैसे, हमेशा पोस्ट वाइज डेटा दिखाना। ऑथराइजेशन, ये सिर्फ किसको ऑथराइज होगा देखने का, अगर मेरे पास डेटा होगा तो पुट करते हैं, कोई और देता है SDMM वाले। ठीक है, उसके बेस पे ये सारा डेटा हम फिल करते हैं। अभी तो जितना मैंने जरूरत था मैंने डेटा फिल कर दिया। बाकी पेमेंट कंडीशन, अगर पेमेंट अब मैंने बनाया, मैं बनाना सिखाऊंगा, फिलहाल ही आप इसको फिलहाल आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो। पेमेंट टर्म का मतलब मैं ओवरव्यू समझा देता हूँ। पेमेंट करने के कंडीशन, कि मैं 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा तो इतना डिस्काउंट दीजिएगा, 20 दिन बाद आप कम दीजिएगा, 30 दिन बाद करूंगा तो इतना, 40 दिन बाद करूंगा तो डिस्काउंट नहीं। तो पेमेंट यानी देखो, ये क्या पहला कंडीशन क्या है, पे इमीडिएट ड्यू नेट, जो ड्यू डेट है उसमें आपको इमीडिएट पेमेंट करना है। दूसरा कहता है कि आप 14 दिन बाद करोगे तो 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा। 30, अगर आप 30 दिन में करोगे तो मैं 0% डिस्काउंट दूंगा, आपको जो जो अमाउंट है वही देना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं पेमेंट टर्म। ये दिखाऊंगा कहाँ बनता है, फिलहाल ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, हम इसी में से किसी को भी अभी यूज कर ले रहे हैं। कर लिया? ठीक है। पेमेंट मेथड, अगर हमने कोई पेमेंट मेथड बना रखा है यानी हमारे पास है अवेलेबल तो देंगे, अदरवाइज कैसे चलेगा। जो टॉलरेंस ग्रुप, जब टॉलरेंस ग्रुप हम पढ़ाएंगे, अब समझे तो टॉलरेंस भी क्या होता है, मैं ओवरव्यू। किसी भी, जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपको कहता है ना कि आपको लोन हम इतना ही दे सकते हैं, हमारे इतनी ही हमारी लिमिट है। तो हर एक कस्टमर या GL या वेंडर या एम्प्लॉय, सबका एक टॉलरेंस होता है, यानी एक हद होती है। मैं यही कहूंगा कि मैं आपको 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता, मेरी ये हद है, यानी मेरी ये लिमिट है। या आप जो दुकान में जाते हो कि मैडम सर मैं आपको 2% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एम्प्लॉय हूँ, मेरे मालिक ने इतना ही मेरा। आप मालिक के पास जाते हो तो 5% का वो देता है, उसकी उतनी टॉलरेंस है, तो वही है सेट। अगर आपने टॉलरेंस कर दिया तो इसके बेस पे जब भी ये पेमेंट इस करेगा तो इससे कम ये कर ही नहीं सकता। सेट करना है। बंद हो गया, दोबारा चालू करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो टॉलरेंस अगर मेरे पास हो तो हम सेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। जब मैं हाउस बैंक पर आऊंगा तो यहाँ डेटा फिल होगा कि वो किस अकाउंट से पेमेंट कर रहा है। ठीक है,
तो इसी तरह सारे हमारे पास डेटा आते जाते हैं, हम इसको सेट करते जाते हैं। अगर हमारे पास डेटा हो गया कंप्लीट तो पहले इसको सेव कर देंगे। ये देखो ये डंप आ रहा है, किसकी वजह से ये आ रहा है, हमारा ऐसे ये जो सर्वर लिया है ना उसका डंप है। इसको ठीक करने के लिए ये आप में आएगा कि नहीं ये पता नहीं, आ रहा है ना, तो सब मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजना पड़ेगा तुम सबको। ठीक है, ये देखो मैंने पहले इतना आप कर लो, मैं इसको ठीक करवाता हूँ। ये हमारा नहीं है, ये सर्वर का इशू है। मैंने जिससे सर्वर लिया है ना, मैं उसको भेजना है। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना कर